परिभाषा क्या होगी? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। समझ में आया? मान लो दो चींटियाँ उत्तरी ध्रुव से छोड़ी जाती हैं और बोला गया कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचो, तो एक ही टाइम लगेगा कि नहीं? सब देखो देशांतर रेखा क्या होती है? अक्षांश रेखा बता चुके थे कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में जो रेखाएं खींची जाती हैं इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। एकदम बराबर दूरी पे रहेंगी, ठीक है, और यह वृत्त के रूप में होती है। यह अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा, ठीक। और यह दिशा कैसे मापते हैं? जैसे कापी पर हम कोई दिशा बनाएंगे तो ऊपर की तरफ कौन दिशा? उत्तर, और नीचे दक्षिण, दाहिनी तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। इसी आधार पर पश्चिम से पूर्व दिशा में जो रेखा खींची जाती है या ग्लोब पर वह काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं देशांतर रेखा क्या है। यही मान लो ग्लोब है, ठीक है। अब क्या बताए थे पिछली क्लास में कि जो ये छोर होता है इसको क्या कहते हैं? ध्रुव। ऊपर की ओर कौन सी दिशा है? उत्तर। तो ऊपर की तरफ हो गया उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, ठीक। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? देशांतर रेखा, ठीक है। ये देशांतर रेखा हो गया। अक्षांश रेखा क्या है? पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जा रही है या क्षैतिज खींची जा रही है। देशांतर रेखा क्या है? उत्तर से दक्षिण खींची जा रही है। लेकिन एक अंतर है, देखो जब यह खींचा जाएगा तो यह कभी भी इनके बीच की दूरी घटेगी बढ़ेगी नहीं, एक बराबर दूरी पे। जैसे ट्रेन की पटरी देखी हो ना, एकदम समानांतर, कहीं भी सटेगा नहीं। इसमें क्या हो रहा है? यहाँ ध्रुव पे सट जा रहा है, यहाँ ध्रुव पे सट जा रहा है कि नहीं। और बीच में सबसे अधिक दूरी है जहाँ भूमध्य रेखा है, बीच वाली को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या 0 डिग्री की रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ देखेंगे तो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक है और ध्रुवों पर उनके बीच की दूरी एकदम समाप्त हो जा रही है, कम हो जा रही है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है? ये दिखने में भले थोड़ा लगेगा कि अंतर है, लेकिन वास्तव में जब खींचा जाएगा एकदम बढ़िया से तो इनके बीच में कभी अंतर नहीं होगा। पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ अक्षांश रेखा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर खींचेंगे तो देशांतर रेखा। लेकिन इसमें ये अंतर ये है कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली, अब ऐसे ऐसे खींच देंगे उत्तर से दक्षिण तो नहीं होगा। इसलिए इसकी परिभाषा में ये नहीं होगा कि उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा। इसकी परिभाषा क्या होगी? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा है। समझ में आया? गुण इनका बता दिए। देखो ये जो बनेगा गोले के ऊपर खींचा जाएगा तो ये पूर्ण वृत्त बनेगा, ठीक है। जैसे ग्लोब लेके आए हैं, इसीलिए ये ग्लोब है ना। अब देखो इस पे अक्षांश रेखा खींची जा रही है, बीच वाला दिख रहा होगा रेखा बहुत मोटी है, तो ये पूरा वृत्त की तरह बन रहा है कि नहीं? ये पूरा चारों ओर घूम के खींचा गया है। ऐसे ही अक्षांश रेखा जितनी भी खींची जाएंगी चारों ओर ऐसे सर्किल बनाएंगे या वृत्त बनाएंगे। लेकिन देशांतर रेखा क्या है? यहाँ से मिला के यहाँ सटा दिया जा रहा है, यहाँ से मिला के यहाँ सटा दिया जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ सटा दिया जा रहा है। तो अक्षांश रेखाएं जो है यह पूर्ण वृत्त है, पूर्ण वृत्त है। और ये क्या होंगे? देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त है, ठीक है, अर्धवृत्त है। दूसरा अंतर क्या, मतलब ये पहले दो अंतर हो गया। पहला अंतर क्या था कि एक दूसरे के समानांतर होंगे और यह ध्रुवों पर जाके समाप्त हो जा रही है, एक अंतर। दूसरा अंतर क्या है? ये पूर्ण वृत्त होंगे, यह पूर्ण वृत्त नहीं होंगे। इसमें देखो, अब देखो अक्षांश रेखा जो बीच वाली खींची गई है ये पूरा चौड़ा है कि नहीं? बीच में ये वाला इसे चौड़ा है तो ये वाली रेखा बड़ी होगी और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अक्षांश रेखाओं की लंबाई आखिरी में देखो छोटी छोटी हो जा रही है कि नहीं? तो अक्षांश रेखा का जो वृत्त है वह ध्रुवों की ओर जाने पर, जैसे भूमध्य रेखा है, यहाँ से ध्रुवों की ओर जाने पर यह छोटा होता जाएगा वृत्त या सर्किल, इसका सर्किल छोटा होता जाएगा। नीचे भी आएंगे तो भी इसका सर्किल छोटा होता जाएगा।
यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसका वृत्त छोटा होता जाता है, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है। ठीक है, 3 अंतर हो गया। अभी दिखा देते हैं, मतलब लिखवा देते हैं बढ़िया से अक्षांश और देशांतर रेखाओं में। अब देखो एक अंतर ये हो गया कि ये अर्धवृत्त, और देखो ये अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। तो इतना समझ में आया देशांतर रेखा क्या होती है। अब देखो देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा का प्रयोग क्यों करते हैं। तो अगर अच्छा किसी जगह पे कहा जाए, मान लो जैसे ये यहाँ बना देते हैं, मान लो कोई जगह है, इसी में देखो इसको मान लेते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, कोई कहता है कि एक जगह है ए और एक जगह है बी और एक जगह है सी, कहा जाएगा ये कहाँ स्थित है, तो भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, लेकिन तीनों की जगह में अंतर है कि नहीं। ठीक है, तो तीनों की जगहों में अंतर होने के कारण अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह फिक्स करनी हो तो अक्षांश रेखाओं के साथ देशांतर रेखाओं का भी प्रयोग करेंगे, एक निश्चित देशांतर पर होगी। जैसे अक्षांश रेखा भी हम पढ़े थे, तो अक्षांश रेखा क्या होती है कि चारों ओर होगा और ये बीच में भूमध्य रेखा होगी और ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो 90 अंश तक ऊपर और 90 अंश तक नीचे अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। पिछली क्लास में पढ़ाए थे ना। ठीक है, अब देशांतर रेखाओं में क्या है, अब ये मान लो है बीच में से इसको खींचेंगे, जैसे यहाँ बीच में से भूमध्य रेखा जा रही है, ऐसे बीच में से 0 डिग्री की देशांतर रेखा खींची जाती है। ठीक है, अब देखो 0 डिग्री से ऊपर की ओर जा रहे थे तो कौन सी दिशा थी, उत्तरी, और नीचे जा रहे थे तो दक्षिणी। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या कहे थे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को क्या बोले थे, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर है तो पूर्वी गोलार्ध और इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पश्चिम। बाएं साइड में पश्चिम और दाहिने साइड में पूरब। ठीक है, अब 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते जो आखिरी में आएगा, मतलब अधिकतम जो पूरब में खींचा जा सकता है वह खींचा जाता है 180 तक। ठीक है, और इधर भी खींचा जाएगा तो कहाँ तक खींचा जाएगा, 180 तक। यानी कि देशांतर रेखाओं कुल 360 खींची जा सकती है। ठीक है, 180 पूरब की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ। समझ में आ रहा है। अब 0 वाला जो 0 देशांतर रेखा है यह सबसे महत्वपूर्ण रेखा है। 0 देशांतर की जो रेखा है इसको बोलते हैं प्रधान यामयोत्तर या प्रधान देशांतर रेखा है, यामयोत्तर भी बोलते हैं। ठीक है, प्रधान देशांतर रेखा प्रधान क्यों है, क्योंकि एकदम बीचों बीच में है, सबसे महत्वपूर्ण है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको प्रधान बोल देंगे। ठीक है, और 180 वाला आप देखो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे 0 है, यहाँ ध्यान से देखो, मान लो ये वाली रेखा एक जा रही है, ध्यान से देखना, 0 जा रही है, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जो 180 आएगी 0 के जस्ट पीछे आएगा कि नहीं, एकदम 0 के जस्ट उल्टे आएगा, तभी ना आधे आधे में गोला बटेगा। अगर यहाँ से 0 खींचेंगे और इसके विपरीत 180 खींचेंगे तो आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, इधर पूरब वाला हो गया, इधर पश्चिम वाला हो गया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ अगर 0 है तो इसके जस्ट पीछे 180 होगा कि नहीं, तो 2 यामयोत्तर रेखाएं एकदम महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक होता है 180 डिग्री देशांतर और एक होता है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं प्रधान यामयोत्तर रेखा। ठीक है, प्रधान यामयोत्तर रेखा क्या काम करती है इसको भी देख लेते हैं। प्रधान यामयोत्तर, ठीक है, और 180 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय, पूरा लिख देते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कक्षा 9 में पढ़ाए होंगे, ध्यान है कुछ, नहीं ध्यान है, चलो। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलेंगे 180 डिग्री देशांतर को, और 0 डिग्री देशांतर को बोलेंगे प्रधान यामयोत्तर रेखा। इसी को ही बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ये लंदन में जहाँ पर इनका रॉयल
वेधशाला है वहाँ पे से ये गुजरती है, ठीक है। जो उनका क्षेत्र है ब्रिटेन में, क्योंकि यह रेखा ब्रिटेन वासियों ने खींचा था, तो जीरो कहाँ रखेंगे, जहाँ से शुरू करेंगे ना। जैसे तुमको कहा जाए यहाँ से तुम कैसे ये पूछा जाए तुमसे बस ये कि तुम्हारा घर कितनी दूरी है, तो क्या बोलोगे, जहाँ खड़े रहोगे वहीं से ना बताओगे। तो ब्रिटेन वालों ने खींचा था, तो जीरो कहाँ पे रखेंगे, अपने घर को जीरो रखेंगे, वहीं से जीरो से शुरू करेंगे अपने घर से खींचना। तो ये लंदन की एक उनका रॉयल ज्योग्राफी सेंटर है उनका, तो वहीं से जो रेखा गुजरती है उसी को जीरो मान लिए, उसी को बोलते हैं प्रधान यामी उत्तर, या उसी को बोलते हैं ग्रीनविच। एक जगह है ग्रीनविच, तो उसी को जगह को ले से इसको नाम रख दिया ग्रीनविच रेखा। और वहीं से, और इसका प्रयोग किस काम में किया जाता है, जैसे 0 डिग्री इतना मेहनत कर रहे हैं तो 2 कामों के लिए किया जा रहा है। एक तो लोकेशन के लिए, जो उसमें लोकेशन देखते हो मोबाइल में GPS वाला दिखता है ना, वह इसी अक्षांश देशांतर पर काम करता है। और दूसरा समय तथा तिथि मापन या दिनांक बताने के लिए कि कौन सा समय कहाँ चल रहा होगा और कौन सा दिनांक कहाँ होगा, ताकि पूरी दुनिया के समय में एक जगह से दूसरी जगह पे जाए। जैसे यहाँ दिन हो रहा है, ठीक है, तो दिन क्यों हो रहा है, क्योंकि सूर्य जैसे पृथ्वी है और सूर्य इसके सामने है, तो ये गोला है ना, तो आधे हिस्से पे दिन हो रहा होगा और ये आधा हिस्सा रात हो रहा होगा कि नहीं। तो भारत के पीछे जो अमेरिका वाला मतलब अमेरिका है, वहाँ अभी रात हो रहा है, ठीक है। जब हम लोगों के वहाँ सुबह होती है तो वहाँ शाम होता है, जब हम लोगों को वहाँ शाम होती है तो वहाँ सुबह होता है। समझ में आया। तो किसी को ये ना लगे कि हवाई जहाज से दूसरी जगह चला गया तो उसको समय में अंतर आ जाए, इसीलिए ग्रीनविच रेखा बनाई गई ताकि डेट में ना अंतर आए। और अंतर्राष्ट्रीय ये 0 डिग्री रेखा बनाई गई, इससे समय का मापन किया जाता है, घंटों में अंतर आता है। और इसका प्रयोग कैसे करते हैं विस्तार से अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। एक बार शार्ट में समझ लो, 2 रेखाएं पढ़ाएं, एक है अंशांश और एक है देशांतर। देशांतर ये जो रेखा खींची जाती है कैसे, पश्चिम से पूर्व जो अंतर है, ठीक है। इसमें क्या है, उत्तर से दक्षिण, लेकिन शर्त क्या है कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। तो इसकी दिशा क्या होगी, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, लेकिन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। दूसरा क्या है, अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, लेकिन देशांतर रेखा अर्धवृत्त का निर्माण करती है, ठीक है। समझ में आया। और देखो तीसरा अंतर क्या है, इनके बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है वह रेल की पटरियों की तरह एक समानांतर होती है। इनके बीच की दूरी एक अक्षांश रेखा से जैसे 10 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में एकदम बराबर अंतर रहेगा, लेकिन इनके बीच की दूरी में ये अंतर यहाँ पे समान है। और यहाँ क्या होगा, ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। अभी एक बार और बता देते हैं, ठीक है। और चौथा अंतर क्या होगा, अब देखो ध्रुवों पर जाने पर घटती हैं। और देखो देशांतर रेखाएं जो हैं इनकी लंबाई एक समान रहेगी। इनकी लंबाई जो, इसकी लंबाई लिख देते हैं, लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर, अभी लिखवा देंगे, जाने पर घटती है। और यहाँ पे चौथा अंतर है, लंबाई एक समान होगी। एक बार फिर से देखो, पहला अंतर क्या है, अक्षांश रेखा कैसे खींची जा रही है, पूर्व से पश्चिम दिशा में, दोनों ही काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जा रही है, ऊपर नीचे दिख रहा है ना, एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है, ये पूर्ण वृत्त का निर्माण करेगी कौन, अक्षांश रेखा, और देशांतर रेखा अर्धवृत्त का निर्माण करेगी। एक बार फिर देख लो, अक्षांश रेखा यहाँ से शुरू कर रहे हैं और पूरा गोला बना के खींचा जा रहा है। इसको यहाँ से शुरू करेंगे, पूरा एक गोला बनाएगा, ठीक है। ये एक अक्षांश रेखा होगी।
तो ऐसे खींचेंगे और देशांतर रेखा यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ समाप्त, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ समाप्त। तो ये पूरे वृत्त का निर्माण कर रही है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा अर्धवृत्त का निर्माण कर रही है। समझ में आया? आ रहा है ना समझ में? ठीक है, ध्यान लगा के देखना, सब समझ में आ जाएगा। बीच की दूरी का अंतर समान रहता है। जैसे दो अक्षांश रेखाएं खींचे, जैसे 0 डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो इनके जो बीच की दूरी रहेगी वह एक समान रहेगी। जैसे ट्रेन की पटरियों के बीच की दूरी एक समान रहती है, वो कभी सटेगी नहीं, ठीक है। लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी देखो, भूमध्य रेखा के पास सबसे अधिक है, लेकिन ध्रुवों के पास सटकर शून्य हो जा रही है कि नहीं। यानी कि ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, ठीक है। समझ में आया? अब देखो ये क्या है, लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। जैसे ये देशांतर रेखा है, एक चींटी मान लो यहाँ पे छोड़ दिए भूमध्य रेखा पर, और एक चींटी यहाँ पे छोड़ दिए। दोनों को कहा गया कि अपने अपने गोले को पूरा करो। कौन जल्दी पूरा करेगी? ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाले की लंबाई छोटी हो गई ना, और नीचे वाले की लंबाई बड़ी हो गई। अब मान लो 2 चींटियाँ उत्तरी ध्रुव से छोड़ी जाती हैं और बोला गया कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचो, तो एक ही टाइम लगेगा कि नहीं? सबका लंबाई एक बराबर है। तो देखो देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होगी और अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो अब इतना पढ़ के लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएगा। 2-3 दिन